हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं एनटीए द्वारा आयोजित नेट परीक्षा पेपर 1 को लेकर, जिसमें हमारी चर्चा का विषय रहेगा इकाई 10। इकाई 10 है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पिछले वर्षों में और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इकाई 10 उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न आगामी समय में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इनमें से कौन सा कथन यूजीसी के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है, यानी आपको कोड का चयन करना है। यूजीसी के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है? संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव, कुलपति की नियुक्ति, संस्थानों को अनुदान देना, शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाना। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से आपको सही कोड का चयन करना है। यदि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर गैस कर सकते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यूजीसी के कार्य कौन कौन से हैं? क्या इसका कार्य संस्थानों को मान्यता देना है? क्या गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव करना है? क्या कुलपति की नियुक्ति करना है? क्या संस्थानों को अनुदान देना है? क्या शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाना है? तो देखते हैं आंसर क्या होगा राइट इस क्वेश्चन का। ऑप्शन 3 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा और चौथा कथन है जो बिल्कुल सही है यूजीसी के कार्यों की दृष्टि से। पहला, दूसरा और चौथा, पहला कथन बिल्कुल सही है। संस्थानों को मान्यता देना इसका काम है यूजीसी का, बिल्कुल सही है। और गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव ये भी इसका मुख्य कार्य है। कुलपति की नियुक्ति करना ये इसका यूजीसी का कार्य नहीं, ये केंद्र सरकार का कार्य है। संस्थानों को अनुदान देना ये यूजीसी का प्रमुख कार्य है, संस्थानों को वित्त पोषित करना। शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाना ये इसका कार्य नहीं है। शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाना केंद्र सरकार का कार्य है और राज्य सरकारों का कार्य होता है, न कि यूजीसी का कार्य है। यानी पहला, दूसरा और चौथा यूजीसी के मुख्य कार्यों की दृष्टि से बिल्कुल सही कथन है। चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य था। यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन 1, उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगाना, संकाय के शिक्षण कौशल का उन्नयन करना, कॉलेज और विश्वविद्यालय में संकाय के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना, शिक्षाविदों को मजबूत करना उद्योग संबंध में। तो क्या होगा इस 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो ऑप्शन 1 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगाने के लिए यूजीसी है जो संकाय पुनर्भरण योजना को लॉन्च किया था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको यूनिट जो 10 है हायर एजुकेशन, उसका पूरा कोर्स आपके लिए तैयार करवाऊंगा, ये मेरा प्रयास है।
3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो इनमें से जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन स्टोर जो प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कार है उनका एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है। वह ऑनलाइन स्टोर हाउस जिसमें मार्कशीट है, डिप्लोमा है, डिग्री है इत्यादि को आप स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन, जब चाहे तब आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि इनमें से वह कौन सा ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहां से आप शैक्षणिक जो भी सामग्री है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रमाण पत्र है, चाहे डिप्लोमा है या मार्कशीट है इत्यादि, शिक्षा से संबंधित सभी डिग्रियां जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 4 है जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। यह एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहां से आप अपनी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, डिग्री इत्यादि है जो ऑनलाइन स्टोर रहता है और उसे आप प्राप्त कर सकते हैं यहां से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थान और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। ICSSR, प्रभाव, STA विकास योजना, स्पार्क संस्थागत विकास योजना। क्या होगा 4 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। फोर नंबर सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा, स्पार्क। यह वह योजना है जो भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइव नंबर, विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है। यानी विश्व में भारत की जो विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली है किन देशों के बाद आती है। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो किन देशों के बाद विश्व में अपना स्थान रखती है सर्वोच्च। ऑप्शन 4 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, A और C। यानी भारत है जो उस शिक्षा प्रणाली के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद भारत का स्थान है जो विश्व में उस शिक्षा प्रणाली में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर सवाल है, कौन से संस्थान है जहां पर पीएमआरएफ प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप फेलो PhD के रूप में शोध कार्य करने में छात्र शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन से संस्थान है जहां पर प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप फेलो PhD के रूप में शोध कार्य करने में छात्र शामिल हो सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत फेलो PhD के रूप में कौन से संस्थान हैं जो छात्रों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन से संस्थान है जो
प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत छात्रों को शोध कार्य करने के लिए संस्थान मुहैया करवाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा, आईआईटी और आईआईएससी। आईआईटी और आईआईएससी ये संस्थान है जो पीएमआरएफ फेलोशिप पीएचडी कार्यक्रम के तहत छात्रों को संस्थान मुहैया करवाते हैं। यानी छात्र यहां से पीएचडी शोध कार्य कर सकते हैं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत। यानी भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईआईएसईआरएस और आईआईटी ये वो संस्थान है जहां पीएमआरएफ के तहत छात्र है जो अपना शोध कार्य कर सकते हैं। और ये वो संस्थान है जो शीर्ष 100 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत यानी एनआईआरएफ के तहत सूचीबद्ध हो। इन संस्थानों में वे संस्थान शामिल होंगे जो एनआईआरएफ यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत शीर्ष 100 में आते हैं। यानी टॉप 100 के संस्थान ही आईआईएससी, आईआईटी और आईएसईआर शामिल होंगे जो पीएमआरएफ के लिए अपनी संस्थान का उपयोग करने की अनुमति देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती है। या विपक्ष के नेता की बात हो रही लोकसभा, यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष। नीचे दी गई कोड में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यानी विपक्ष का नेता है जो किन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 7 नंबर आपके समक्ष रहा। सेवन नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। ए बी सी है जो कथन बिल्कुल सही है। यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती है इस प्रश्न के माध्यम से। केंद्रीय सूचना आयुक्त में होता है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। इनके चयन करने में, इनके सदस्यों का जो चयन करने में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो चयन समिति होती है केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए जो चयन समिति होती है उसमें विपक्ष का नेता एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। हालांकि 16वीं और 17वीं जो लोकसभा चल रही है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इससे पूर्व 16वीं लोकसभा थी, उनमें भारत में विपक्ष का नेता का जो पद है वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। विपक्ष के नेता के पद को प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 10% सीटें हैं जो प्राप्त करनी आवश्यक है। कुल सीटों की 10% सीटें प्राप्त करनी आवश्यक है विपक्ष का पद प्राप्त करने के लिए। किसी पार्टी को विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 10% सीटें कुल सीटों की प्राप्त करनी आवश्यक है। लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता है जो नेता का पद है जो किसी पार्टी को नहीं प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
8 नंबर सवाल है, लिंग बजट जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दिए गए और फिर नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है। यह एक लेखाभ्यास है। यह एक बजटीय नवाचार है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। जेंडर बजटिंग के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। तो क्या होगा 8 नंबर सवाल का राइट आंसर? जेंडर बजटिंग के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन एक राइट होगा। बी और डी कथन है जो बिल्कुल सही है। बी और डी कथन बिल्कुल सही है कि जेंडर बजटिंग के बारे में यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है, बिल्कुल सही है। और यह एक और बजटीय नवाचार है, यानी एक नया नवाचार है। पहला बिल्कुल गलत है। यह एक लेखाभ्यास भी नहीं है और यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन एक राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेंडर बजट महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है जिसमें महिलाओं को भी विकास का लाभ पुरुषों के बराबर मिल सके। यानी जेंडर बजट का जो मुख्य उद्देश्य है उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जिसमें महिलाओं को भी विकास का लाभ पुरुषों के बराबर मिल सके। भारत में 2005 में जेंडर बजटिंग को संस्थागत रूप दिया गया। कब दिया गया? 2005 में। वार्षिक बजट में एक जेंडर बजट जारी किया जाता है जिसमें 2 भाग होते हैं, महिला केंद्रित योजनाएं और महिला विशिष्ट योजनाएं। यानी जेंडर बजट है जो वार्षिक बजट के साथ ही जारी किया जाता है, अलग से नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत में सिटीजन सेंट्रिक यानी नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? 9 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में सिटीजन सेंट्रिक नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? उन बाधाओं को आपको चयन करना है। 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको नीचे दिए गए कोड का सही चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि सिविल सेवकों का की सख्त और अन्य रवैया, यानी सिविल सेवकों का कठोर और अन्य रवैया, कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों की कमी। तो क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। जो नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं वो आपको चयन करना है, बाधाओं का चयन करना है। तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ए और बी है जो बिल्कुल सही है। यह है जो नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक प्रशासन के लिए बाधाएं मानी जाती है। सिविल सेवकों का कठोर और अन्य रवैया, यानी सिविल सेवकों का सख्त कठोर रवैया है जो नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए बिल्कुल बाधा है। कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, यदि कानून और नियम धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर लागू नहीं होंगे तो यह भी एक प्रभावी प्रशासन के लिए नागरिक केंद्रित प्रशासन में एक बाधा मानी जाएगी। जबकि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, यदि वो जागरूक है तो कोई बाधा नहीं है। युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों की कमी, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। तो ए और बी है जो नागरिक केंद्रित प्रशासन के क्षेत्र में बाधाएं मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है।
कुल सीटों का 30%, कुल सीटों का 33%, कुल जनसंख्या का 33% उनकी जनसंख्या के अनुपात में। सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मूल संविधान के आर्टिकल 40, जिसमें पंचायतों के गठन के उल्लेख किया गया था, पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा मिला है, पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो दिया गया था 73वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। और भारतीय संविधान का भाग 9 का आर्टिकल 243 पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात करता है। और उसमें 243D जो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के बारे में बात करता है, जिसमें कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। ऑप्शन 2 राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस मुख्य सिद्धांत को चिन्हित कीजिए जिस पर संसदीय प्रणाली परिचालित होती है। यानी संसदीय प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोच्चता पर, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यानी संसदीय कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें। ऑप्शन 1 राइट होगा। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उस सिद्धांत पर कार्य करती है संसदीय प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्न में से किसी तकनीकी शिक्षा का भाग नहीं माना जाता है, नहीं किसे? भारत में निम्न में से किसे तकनीकी शिक्षा का भाग नहीं माना जाता है? मेडिकल को, प्रबंध यानी मैनेजमेंट को, फार्मास्यूटिकल को, हवाई यांत्रिकी को। ऑप्शन 1 राइट होगा। मेडिकल को तकनीकी शिक्षा का भाग नहीं माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तकनीकी शिक्षा के कार्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट इत्यादि शामिल होते हैं, होटल मैनेजमेंट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब स्थापित किया गया था? 1998, 2007, 2000, 2005। ऑप्शन 4 राइट होगा। 2005 में 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी 13 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अधिदेश में शामिल है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अधिदेश यानी निर्देशों में क्या शामिल है? आपको 4 कथन दिए गए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन पहला कह रहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदानों का वितरण करना, तकनीकी संस्थानों की पहचान और निगरानी करना, यूनिवर्सिटीज में अनुसंधानों को केंद्रों को वित्त पोषित करना, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम को प्रबंधन करना। या आप कह सकते हैं कि UGC के अधिदेश में शामिल है या उनका कार्य है
क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा है जो यूजीसी के अधिदेशों में शामिल है, उनके कार्यों में शामिल है। पहला बिल्कुल सही है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदानों का वितरण करना, वित्त पोषित करना, इनको तकनीकी संस्थानों की पहचान और निगरानी करना, ये इसका कार्य नहीं है। तकनीकी संस्थानों की पहचान और निगरानी करना यूजीसी का कार्य नहीं है, यह कार्य एआईसीटी का कार्य है। तकनीकी संस्थानों की पहचान और उनकी निगरानी करना एआईसीटी का कार्य है, न कि यूजीसी का। तीसरा, इसका कार्य यूनिवर्सिटी में अनुसंधान केंद्रों को वित्त पोषित करना, बिल्कुल सही है। और विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, यह भी यूजीसी के अधिदेशों में शामिल है। यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में पहले स्थान पर है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में पहले स्थान पर है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व स्तर में सभी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तय करता है। विभिन्न देशों के अनुसार विभिन्न मानकों के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है जो विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग तय होती है, इसमें विभिन्न मानकों के आधार पर, जिसमें विश्व स्तर पर बात की जाए तो इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में विश्व स्तर पर पहला स्थान यदि किसी ने प्राप्त किया है तो पहला स्थान प्राप्त किया है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्व में पहला स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्व में पहले स्थान पर है। जबकि यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में पहले स्थान पर है, तो भारत में पहले स्थान पर बात की जाए तो वो है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रही है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है जो ये प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है, प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, ध्यान रखिएगा। और आईआईटी मुंबई लगातार दूसरे वर्ष भारत में पहले स्थान पर है, और भारत में पहले स्थान पर है, जबकि विश्व में आईआईटी मुंबई का जो स्थान है वो 152वां है। यदि विश्व के संस्थानों की बात की जाए, विश्व स्तर पर टॉप 200 संस्थानों में आईआईटी मुंबई का 152वां स्थान है। यानी विश्व स्तर पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंतर्गत टॉप 200 संस्थानों में 152वें स्थान पर है आईआईटी मुंबई, ध्यान रखिएगा। जबकि विश्व के टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। यह आप फैक्ट नोट करिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है पिछले वर्षों में। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें पहली हो गई आपकी मुंबई 152वें नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर 182 नंबर पर है दिल्ली, और बेंगलुरु है 184वें स्थान पर। यह आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें पहले स्थान पर आईआईटी मुंबई 152वें स्थान पर, उसके बाद आईआईटी दिल्ली 182वें स्थान पर, और उसके बाद आईआईटी बेंगलुरु 184वें स्थान पर है। यह आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। जबकि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं है। टॉप 100 में
कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी शामिल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी किन मानकों के आधार पर जारी होती है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो इस क्वेश्चन का 15 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट है, आईआईटी मुंबई। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। भारत को ज्ञान आधारित समाज के तौर पर विकसित करने का सुझाव देने के लिए, यानी भारत को ज्ञान आधारित समाज के तौर पर विकसित करने का सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया था। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।